सरकार ने, खासकर आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने एक अभी कार्यक्रम स्टार्ट किया है जिसके अंतर्गत हर घर हर दिन आयुर्वेद या उनका जो है एक थीम है इस कार्यक्रम का। और आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती के दिन हम लोग हर साल मनाते रहे हैं और इस साल का यही थीम है। और इसमें यह है कि जन संदेश, जन भागीदारी और जन आंदोलन। कोरोना काल के बाद हम लोगों ने ये महसूस किया कि जिस तरह से महामारी की स्थिति हो रही है, जिस तरह जैसे अभी भी आपको डेंगू फैला हुआ है, तो इसका एकमात्र उपाय यह है कि हम कैसे बचें। तो कोरोना में भी ये बात समझ में आई कि सबको एक साथ जो है स्वास्थ्य मुहैया कराना किसी के बस की बात नहीं है। और बहुत सारे कंट्री जो कि बहुत काफ़ी डेवलप थे, वो लोग भी जो है भूखे थे। एक ही तरीका है प्रिवेंटिव। तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत रहा है, उसका जो एम रहा है वो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरश विकार प्रशमन है। तो स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, यह हमारा प्रथम उद्देश्य रहा है। और इसी उद्देश्य से हम जो है किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अब 2-3 तरह के इनपुट हैं जिससे हम प्रभावित होते हैं। एक तो हमारा जो है फूड हैबिट है, दूसरी हमारी जो लिविंग हैबिट है, और तीसरा जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे आपके बस की चीज़ नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जो फूड हैबिट है और लिविंग हैबिट है, यह हम अगर अपने स्वास्थ्य के हिसाब से करें तो हम कम से कम बीमारियों से ग्रसित हों। हमारा उद्देश्य या आयुर्वेद का उद्देश्य किसी पैथी का विरोध नहीं है, बल्कि आज से 300 वर्ष पहले आप देखिए तो क्या था, केवल आयुर्वेद था। इस देश में कोई दूसरी पैथी नहीं थी। लेकिन एलोपैथ आया, एलोपैथ ने अपनी जड़ जमाई, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कुछ कमियां रही होंगी, तब तो एलोपैथ इस तरह से उसका फैलाव हुआ। और एलोपैथ के फैलाव होने के बावजूद भी आयुर्वेद का 10 का 10 उसका अस्तित्व बना हुआ है। तो इट मीन्स कि हमारे अंदर कुछ विशेषताएं हैं, तब हम मार्केट में टिकेंगे। तो एज ए सिटीजन आपका राइट है कि बेस्ट ऑफ द मेडिकल साइंसेज आपको मिले, न कि बेस्ट ऑफ द एलोपैथ, बेस्ट ऑफ द आयुर्वेद, बेस्ट ऑफ द होम्योपैथ। हर पैथी में कुछ विशेषताएं हैं, वो बेस्ट आपको कैसे मिले, तो इसके लिए आपके अंदर कुछ जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद तो शुरू होता है हमारे किचन से, हमारे घर से। देखिए प्रकृति में 6 तरह के रस होते हैं, जो कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसार। ये 6 रस प्रकृति ने दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है, या तो हम मधुर रस का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं या लवण रस का सेवन कर रहे हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको मीठा पसंद है या नमकीन, इसके अलावा भी रस हैं भाई इस दुनिया में। तो अब तब हम लेते हैं जब हम डायबिटिक होते हैं, तब हम मीठी खाते हैं। जब हम डायबिटिक होते हैं तब हम करेला खाते हैं। तो ये तमाम जो रस हैं ये काउंटर करते हैं। जो यह कसाय रस है, अम्ल रस है, जो मधुर रस को काउंटर करता है, वो हमारे पहले क्या था। हम लोग एज ग्रुप के लोग हैं, उनको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि बचपन में दादी नानी यह एक पर्टिकुलर समय में मेथी का लड्डू बनाना, तीसी का लड्डू बनाती। आज बच्चों को आप खिला दीजिए, कोई खाएगा नहीं खाएगा। तो ये इनकॉर्पोरेटेड था, हमारे किचन में था, हमारे कल्चर में था, जो कि हमारे उन सभी रसों को जो है काउंटर करता था। तो आज मधुर रस के अधिक सेवन से हम लवण रस के अधिक सेवन के चलते बीमारियां हो गई हैं, ब्लड प्रेशर और आपको जो है डायबिटीज, और बाकी रसों के बॉडी में क्षय होने के चलते बीमारियां हो गई। 2 तरह की बीमारियां, एक तो इन 2 रसों के आवश्यकता से ज़्यादा शरीर में जाने से, और बाकी रसों के सेवन से। तो कहीं का मतलब यह है कि प्रकृति ने जो है हमें जो दिया है उनके साथ हमें तालमेल करना होगा। आप जस्ट देख लीजिए, आप गर्मी के सीजन को याद कीजिए, पूरी धरती जलती रहती है, पूरी जमीन फटी रहती है, लेकिन जितने रसदार फल होते हैं सब गर्मी में, चाहे जामुन क्या कहते हैं आम हो, चाहे तरबूज हो, खीरा हो, ककड़ी हो, तमाम तरह के रसदार फल प्रकृति ने दिया। तो प्रकृति ने
ने हमको सब कुछ दिया है, बस उसके साथ तालमेल करने की ज़रूरत है। तो ये दो इनपुट जो है हमारा जो है फूड हैबिट और हमारा लिविंग है, इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। देखिए मतलब हम लोग तो फिर भी ठीक है, बच्चे आजकल और सबको अपने बच्चों के लिए काफ़ी कंसर्न है। बच्चे 12-12, 1-1 बजे रात तक, तो ये क्या है? मान लीजिए कि आपके स्कूल में एक ड्रेस कोड है, अगर कोई बच्चा उसका पालन नहीं करता है तो आप उसे पनिश करेंगे। उसी तरह नेचर का कुछ कोड है, नेचर ने रात सोने के लिए बनाई है, तो एक तरह से आप नेचर को चैलेंज कर रहे हो ना कि मैं नहीं सोऊंगा, तुमको जो करना है करो। तो नेचर तो अपना काम करेगा, वो हमें पनिश करेगा। तो इसके लिए अपने को हमें ठीक होना ही, अपने बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना है। और दूसरी बात यह है कि एक बड़ी समस्या जो हमारे देश के सामने आ रही है, वो आने वाले समय में हम सबको फेस करना है। जॉइंट फैमिली खत्म होती चलेगी और दो जनरेशन के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले के ज़माने में अगर कोई 80 साल का व्यक्ति होता था तो उसका बेटा आपको 55-60 का होता था और उसका बेटा जो है 40 का होता था। आज की डेट में फादर 70 साल का है, बेटा 35 साल का है। जॉइंट फैमिली खत्म हो गई है। जॉइंट फैमिली के नाम पर मात्र एक लड़का है, वह अपने जीवन के जो है एक्सट्रीम में वो खुद कंपटीशन में फंसा हुआ है। और आप 70 साल के लिए जो इतना बड़ा जनरेशन गैप है, तो आपको कौन देखेगा? तो आपको खुद अपने आप को देखना, अपनी तैयारी खुद करनी होगी, अपने बुढ़ापे की तैयारी खुद करनी होगी और उसके लिए हमें स्वस्थ रहना। तो अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न है, हमारा जो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, 200 बेड का हमारा हॉस्पिटल है जो कि इंदौर है। और इसके अलावा हमारी ओपीडी चल रही है जिसमें कि डिफरेंट तरह के जो है हमारे डिपार्टमेंट हैं। बच्चों के लिए हम लोग स्वर्ण प्राशन संस्कार करते हैं, जैसे आज पुष्य नक्षत्र है, आज हमारे कॉलेज में हो रहा है। तो छोटे बच्चों के लिए वो उसका हम लोग एक तरह का हुआ वैक्सीनेशन समझ लीजिए। और जो डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है और पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो हम लोग ने ये अनुभव किया है कि जिन बच्चों को बार बार जो है सर्दी, खांसी, निमोनिया इस तरह की प्रॉब्लम होती थी, स्वर्ण प्राशन लेने के बाद वो चीज़ें काफ़ी मिनिमाइज हुई हैं और कुछ बच्चों में बिल्कुल बंद हो गई है। तो ये सब कार्यक्रम है। उसके अलावा हमारे यहाँ पंचकर्म डिपार्टमेंट है। पंचकर्म डिपार्टमेंट एक तरह का मतलब बायो प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी है। बिहार में हमारा जो कॉलेज है उसका पंचकर्म डिपार्टमेंट डेवलप है, लेकिन जैसे कि केरला का आपने देखा होगा कि केरला में पूरा पंचकर्म जो है एक मेडिकल टूरिज्म के रूप में जो है कन्वर्ट हो गया है और काफ़ी एडवांस हो गया है पंचकर्म। इसके अलावा एनोरेक्टल में हमारे यहाँ क्षार सूत्र काफ़ी सफल है। फिस्टुला, पाइल्स, इस सब के इलाज के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाकी आपको ओल्ड एज के लिए, जोड़ों का दर्द वगैरह, इनके लिए भी अगर आप समय से आते हैं तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो है पैथी एक चिकित्सा पद्धति है, एक जीवन का विज्ञान है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह चीज़ जो है बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आयुर्वेद को दुर्भाग्य से बहुत सारे मंचों पर बहुत दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया गया है और सत्या इलाज और जादू की छड़ी, ये सब जो है भ्रामक चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, प्योर हमारा चिकित्सा विज्ञान है। अगर आपके घुटने पूरी तरह खराब हो गए हैं तो हम भी आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप उसको चीज़ करें। तो समय रहते पहुंचने की बहुत ज़रूरत है। अप्रोच आपको इसीलिए जागरूकता है कि आप समय रहते उस चीज़ों को हमारे तक पहुँचिए। तो अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न है, किसी प्रकार का प्रश्न है, तो इनवाइट है। और हमारे यहाँ एडमिशन का वही तरीका है जो कि नीट। हमारे यहाँ जो बच्चे जितने आए हैं ये सब नीट के थ्रू आए हैं। और हमारे यहाँ जो सैलरी स्ट्रक्चर है एकदम एट पार है। जो हमारे बच्चे इंटर्न में हैं उनको उतना ही पैसा मिलता है जितना मॉडर्न वालों को मिलता है। हमारे यहाँ 14 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें जो भी बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइप पर उनको जैसे उधर 76 से लेकर 85,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिलता है, वो सब कुछ इक्वल है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आयुर्वेद के क्षेत्र में भी है और अब जो है आयुर्वेद काफ़ी एडवांस हो चुका है। ज़रूरत है इसमें मेहनत करने की, जो भी मेहनत कर रहा है बहुत आगे जा रहा है। तो आप लोग का कोई भी प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे साथ जो दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमरिंदर जी है, काफ़ी अच्छे फिजिशियन हैं हमारे यहाँ के, काफ़ी मतलब प्रतिष्ठित फिजिशियन में है। जिसको कोई भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप ये 2 से 16 साल तक बच्चों के लिए
ये वैसे कई सेंटर्स का प्राइवेट में भी चलता है, बट हमारे यहाँ जैसे कुछ नक्सल हर महीने में एक जो होता है, जैसे आज है वो डेट वो होता है, और उसके लिए पहले से आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने हमारे ये मेडिसिन जैसे जस्ट वैक्सीनेशन तो उसको कुछ ड्रॉप खिलाई जाती है, लाइक पोलियो ड्रॉप, और उसमें सॉल्ट होता है, मधु होता है, और कई उसमें औषधियाँ बचा है, तो कई उसमें औषधियाँ मिल सकती है। जी ये बुद्ध मूर्ति कदम को वहाँ पर सर आपका समय वहाँ पर ओपीडी में दिखाने ओपीडी का समय वही 8:30 बजे से 2 बजे तक ओपीडी का समय। सर आपने पूछा था डायबिटीज के लिए, क्या आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है? आजकल क्या कोई मॉडर्न वैक्सीन वगैरह लेते हैं आपके लिए, लेकिन हम लोग को बता रहे हैं सर, हम लोग का जो है कि उसका लाइफ स्टाइल उसका डिसऑर्डर ये मान के पहले कि पहले हो गया तो आपको ट्रीटमेंट ही देना है जेनेटिक भी। जी हाँ, उसके लिए उसका फैमिली टेंडेंसी भी होती है, तो ये तो एक अलग हो गया कि आप अगर मेडिसिन का चेंज करना चाहते हैं कि आप एलोपैथी के बजाय अगर आयुर्वेद दिखाना चाहते हैं तो हम लोग बता सकते हैं, और जो लाइफ स्टाइल वो चेंज कर लीजिए। और फिलहाल ये नहीं किया सकता है कि आप उसको डायरेक्टली स्टॉप को रिवाइज कर लीजिए, लेकिन ये आपकी चॉइस है, अगर लेवल आप ऐसा है तो कर सकते हैं, और जो आपको डाइट वगैरह है उसमें कुछ अपना चेंजेस कर सकते, क्योंकि अब वो आपका कंट्रोल नहीं होना है, ठीक नहीं होना चाहिए। और हम लोग इसी को उसको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट कि आपको ना हो डायबिटीज, हम तो चाहते ही है, लेकिन अगर फैमिली टेंडेंसी है तो भी इसको प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जल्दी ना हो। और लेकिन जो जेनेटिक डिजीज जैसा तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऐसा बाउंड टू बी, उसको आप प्रिवेंट तो नहीं कर सकते। ऑफकोर्स सर, जो जेनेटिक है तो होना, लेकिन उसके जो आपको 20 साल को होना है वो हो सकता है 30 साल को 40 साल को, ये आप कर सकते हैं। ये तो पहले ही आपको आजकल इसी से लोग कह रहे हैं कि अगर शादी का भी हो रहा है तो क्यों ना हम पहले उसका ब्लड टेस्ट करा के दें, क्योंकि कुछ ऐसी अपना डिजीज है इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप से लेकर कई चीज में अगर वहाँ दिखा कि अगर आपके फादर मदर है डायबिटिक तो मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस हैं 50% से ज़्यादा कि आपको डायबिटीज होगी। तो पहले से ही आपका खान पान रहन सहन तो आपको जल्दी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है लेट एज में हो, आफ्टर 50-60। देखिए डायबिटीज की केस में जो डायबिटिक हैं उनको तो डॉक्टर्स बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, लोग उसका पालन करते हैं, लेकिन एक स्टेज होती है जो प्री डायबिटिक कंडीशन होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो एक आध बार आपने टेस्ट कराया उसमें जो है फास्टिंग ब्लड शुगर कुछ आगे बढ़ा हुआ है, वैसी स्थिति में एक कंफ्यूजन बहुत होती है कि हम क्या खाएं क्या ना। ये समस्या जो है सबके सामने होती है और इसका पालन करना, इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे में हम लोग का ये मानना है कि आपको आपके जिह्वा पर, आपके टंग पर जो चीज़ डायरेक्ट जो है स्वीट सब्सटेंसेस है, जो सीधे मीठा लगे उसे ना खाएं, सीधी सी बात। जो कुछ भी कोई भी चीज़ जो आपके जिह्वा पर जाने पर जो है वो मीठा लगे उसको आप बिल्कुल नहीं खाइए। पहला इंस्ट्रक्शन आप ये मानिए तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप जो है कट जाएंगी। अब उसमें फिर ये समस्या होती है कि आलू खाएं कि नहीं, चावल खाएं कि नहीं, ये बहुत तरह के प्रश्न लोग पूछते हैं। तो सीधा सा उपाय है कि जो भी जिह्वा पर मीठा लगे उससे बिल्कुल मत खाइए, जो प्री डायबिटिक स्टेज में है तो बहुत हद तक जो है आप उसको प्रिवेंट करें। सर्दी खांसी के लिए दवा जानना चाहते हैं कि जैसे मौसम बदलने के जी हाँ सर, तो देखिए ऐसा है, अगर आपको बार बार रिकरेंट अगर इस तरह का हो रहा है प्रॉब्लम तो मानिए कि एलर्जी है, और वो चाहे आप किसी चीज़ से धुएं या किसी डैम्प एरिया से, या आप जहाँ पर रह रहे हैं, या हो सकता है कुछ कपड़े लत्ते, इवन पेट्स वगैरह से भी होता है, उनके गिदर्स वगैरह से जो कुत्ता वगैरह पालते करते उनको भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन कि पहले तो उससे बचें, और अगर ऐसा है तो हमारे यहाँ तो है ही कि जैसे इम्यून बूस्टर अभी भी कोरोना फेज भी एक ढंग से वो भी तो सर्दी खांसी का ही बढ़ा हुआ रूप है। और जो एक आयुष काढ़ा जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था, जी हाँ, उस रंग के कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे हैं, जैसे अगर सिंपली आजकल तो लोग पीपल है, काली मिर्च है, तुलसी है, इसका भी अगर काढ़ा लेंगे तो जल्दी आपको, इवन हल्दी बेस्ट है इसके लिए, एलर्जी के लिए। और इसी से वो चला था उसमें गोल्डन मिल्क भी कि लोग अगर दूध में हल्दी बहुत ज़्यादा पी रहे थे, देखो आप भी अगर एलर्जी बार बार हो रही है तो पहले हल्दी को इस्तेमाल करिए। जी हाँ, दूध में हल्दी लिया करिए। अगर गले में, अगर थ्रोट में भी आपको इरिटेशन है
तो हल्दी और उसका नमक का ही अपना तेल गरारा करिए, ये कर सकते हैं। सर कभी कभी देखिए ये डिजीज वाइज अगर ट्रीटमेंट पूछेंगे तो ट्रीटमेंट तो मुझे बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन होता है कि मैं कुछ बताऊं। लेकिन माइग्रेन से हम लोग के यहाँ जिसका कंसेप्ट है कि अगर आपको माइग्रेन हो रहा है तो इसका सबसे पहला रीजन होता है कि एसिडिटी वगैरह से बचिए। ये पित्त शामक अपना चिकित्सा हमारे यहाँ उसका 3 डोज माने गए हैं अपने उसका चिकित्सा एस्पेक्ट में, वात पित्त और कफ। तो ट्रीटमेंट का भी वही होता है कि हम लोग इसी को साम्य अवस्था में लाते हैं। तो माइग्रेन का जो सबसे बड़ा रीजन होता है, एक है कि स्ट्रेस भी हो सकता है, स्ट्रेस भी है और एसिडिटी है। तो इससे बचना कि आप उसको एक तो समय पर खाना खाइए, बहुत देर तक भूखे मत रहिए, ये करना है। और प्लस जो भी इस तरह से स्पाइसी फूड और ज़्यादा उसको चटपटे या बाहर की चीज़ें, समोसा पूरी पराठा, इस तरह की चीज़ें आप ये अवॉइड करें और ज़्यादा देर भूखे न रहें। अब उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो जिसमें सलाई जा सकती हैं। सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस कितना क्योर हो है? जी सॉरी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैडम देखिए ये ऑटोइम्यून का डिसऑर्डर है, मींस इसका कॉज अननोन है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ भी इनिशियल स्टेज में कोई आएगा, जबकि अगर कुछ डिफॉर्मिटी नहीं है तो कुछ हद तक हम लोग जैसे उसका पंचकर्म चिकित्सा इसमें अप्लाई करते हैं। और पंचकर्म से है कि एक जो प्रोसीजर है उसका बायो प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी, शरीर का शोधन, ये उसकी प्रक्रिया है। हो सकता है उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाए, कुछ उसके साथ कुछ अवॉइड करें, जैसे उसका ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इस तरह का, तो जल्दी उसका परसिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये मान के चले रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जड़ हमेशा आपके शरीर में है, उसको फलने फूलने नहीं देना है, ये अवॉइड करना है। अदरवाइज आपको डेवलप हो गया, डिफॉर्मिटी हो गई, तो हम भी बहुत कुछ इसमें नहीं कर सकते। जी हाँ, टॉन्सिल तो सर वही जैसे ये एलर्जी के लिए बताया गया ना, उसी एलर्जी से ही बचना है, उसी से आपको टॉन्सिल भी होता है। सर ड्राई क्या होता है ना, बच्चे सुबह उठ रहे हैं जी, इसके लिए भी ना अपना दवाएं हैं, वो असर अगर नहीं हो रहा है तो भी दवा चलेगी। काउंसलिंग के लिए जो आप बता रहे हैं, मैं खुद भोगी रहा हूँ। मेरी बेटी जब छोटी थी तो उसको काउंसलिंग का प्रॉब्लम होता था, और जिस समय जो एक्यूट स्टेज होता था वो हाई फीवर होता था, हाँ, तो उसमें जहाँ जरूरत पड़ती थी एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी वो सब मैं भी देता था। और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है निश्चित आपको लेना चाहिए। और लगभग पटना में मैंने हर डॉक्टर से कंसल्ट किया था, देखी है इसकी चिंता तो थी, और सबने उसको यही कहा कि काउंसलिंग करा लीजिए, इसका काउंसलिंग करा। लेकिन मैं हमेशा आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन कराता रहा उसको साथ में, और आज वो 15 साल की है। और अब स्थिति ये है कि इस साल को उसको मात्र एक बार अटैक आया है, जहाँ जो है वो 5 बार 6 बार जो है साल भर में उसको प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा इसका भी प्रभाव है, और थोड़ी, और अगर मैं एलोपैथ की बात मानना होगा, उनकी कोई गलती नहीं है, उनके यहाँ वही है कैलकुलेशन में कैलकुलेट आप करेंगे उनके हिसाब से, तो वो निकाल देना ही बेहतर है। नहीं तो बाद में रूमेटिक फीवर और वो सब बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होने का खतरा होता है। तो अपने हिसाब से उन्होंने बताया। हाँ जी है, एक्चुअली हमारे यहाँ ENT डिपार्टमेंट है, वहाँ पर डॉक्टर बहुत अच्छी हैं। आप अगर है तो प्रॉब्लम आप आगे मिलिए, निश्चित रूप से जो है आपको फायदा होगा। देखिए इसके अपना कई रीजन हो सकते हैं। इसके लिए अगर आपको कोई नर्व कंप्रेशन है, अगर बैक में आपको स्पाइन में, तो कहीं ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम होती है। इवन अपना स्टैटिक पेन होता है या साइटिका में भी इस तरह का हो सकता है, बहुत ज़्यादा इस तरह से। और इवन डायबिटीज़ में भी होता है, न्यूरोपैथी डेवलप होती है तो भी नमनेस हो सकता है पैरों में। इसलिए बच्चे को उनके कंप्लीटली हर रोज मसल ग्रोथ हो ही जाता है 24 घंटे में एक बार, फिर उतना पेनफुल होता है उसको फिर डायरेक्ट स्ट्रेट करने में। और नहीं तो आपके जैसे शुगर को तो नहीं आपको? नहीं, प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक है आप, एक तो उस पर थोड़ा केयर करिए, और स्पाइन का भी देखिए, कुछ एक्सरे वगैरह करा के भी कुछ कंप्रेशन या डिस्क प्रोलेप्स वगैरह ऐसा तो नहीं है, ये जानना पड़ेगा। और अगर वो सब आपका ठीक है तो कुछ एक्सरसाइज करिए इसके लिए, और
खासतौर पर उसका बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज वगैरह कुछ योगा के लिए बट हाँ कंट्रोल, और अगर आपका कैल्शियम और बी ब्लड वगैरह का लेवल अगर ठीक है तो आपका कंट्रोल हो जाएगा। एस्मा का कोई उपचार है क्या? जी हाँ, इसका बहुत अच्छा उपचार है बिल्कुल एस्मा, लेकिन इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा मैडम हॉस्पिटल में, आपको कंसल्ट करिए, इसीलिए बिल्कुल है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सैटरडे को आप डायरेक्ट है कि अपन कंसल्ट कर सकते हैं, हम लोग सैटरडे को भी करते हैं। मतलब ऐसा है कि टेस्ट तो है, लेकिन उसका जो टेस्ट का जो प्रोसीजर है बड़ा लंबा है, और उससे अगर फाइंड आउट करेंगी तो पता चला कि आपको 2-3 चीज से देख रही एलर्जी, जब टेस्ट कराएंगी तो पता चला कि 100-150 चीज से एलर्जी निकल सकती है। सर अगर मान लीजिए जैसे आपने बताया, आपने दवा बताई तो बोला 16 इयर्स, मान लीजिए कोई है 20 इयर्स, जैसे मेरी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम है कि हर 15 डेज पर उसको बहुत ही क्रॉनिकल ये होता है और ये सारा चूक हो जाता है और मतलब बहुत प्रॉब्लम उसको फेस करना है। तो अगर उसको पता नहीं चलेगा तो मैं और उसको कोई मेडिसिन उसमें काम नहीं करता। मैडम देखिए, एक चीज होता है ना कि एलर्जी अगर है किसी से तो हम लोग वैसे कोशिश करते हैं कि आप उसको अपना कोशिश करिए ये देखने की कि कहाँ पे बढ़ता है घटता है। मैडम तो इसके लिए टेस्ट है, जैसे आपने नाम सुना होगा उसका मोदी एलर्जी क्लिनिक यहाँ पटना में, जो कि करते हैं इसके लिए टेस्ट, कुछ और भी आते हैं, तो वो कई चीजों की चिप आती है, वो उसका बॉडी में उसको चेक करके उसको फिट करके लगाया जाता है कि ये पर्टिकुलर आपको इस दाल से या दूध से दही से या इससे एलर्जी है, कुछ चीजें मालूम होती है, लेकिन वो लिस्ट बड़ी लंबी हो जाती है। तो मेडिसिन बंद करना पड़ता है, वो डायरेक्टली नहीं आता, इवन कभी डॉक्टर ने उसके ये जब लिखते हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन को ऊपर लिख देते हैं कि ये वो यूज करने के बाद ही तो पता चलेगा। अगर आपको दिलाया गया, अगर कोई भी मेडिसिन, अगर पैरासीटामोल ही दिया गया आपको, अगर पैरासीटामोल से एलर्जी है तो विदाउट टेस्ट नहीं हो सकता, आप जब तक खाएंगे नहीं पता नहीं चलेगा वो। देखिए ऐसा है ना कि एलर्जी एक ऐसी चीज है कि ये जिसको होती है वो ज़्यादा बेहतर जानता है, ठीक है, बच्चे नहीं बता पाते, जैसे जैसे बड़े होंगे वो बताएंगे कि हमें किस चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे मौसम चेंज होने से, डस्ट से, ये सब तो फिजिकल एलर्जी है। इसके अलावा एक मेंटल एलर्जी होती है। मेंटल एलर्जी ये होती है कि कभी कभी किसी को किसी पर्टिकुलर आदमी से भी एलर्जी होती है, उसको देखने के साथ जो है एलर्जी हो जाती है। तो ये उसका एक ही उपाय है, नहीं मैं बता रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ, उसका एक ही उपाय है निदान परिवर्तन, मतलब जो कारण है उसको छोड़ दें, अगर वो सामने पड़े तो किनारे हो जाए। तो उसी तरह जिस चीज से आपको एलर्जी है उससे बचना होगा। और हमारे यहाँ कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जिसमें कि ये गिलोय जो है सबसे ऊपर है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ इम्यूनिटी बूस्टर आप लेंगे तो एक तरफ आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी बढ़ेगी और आप जो है जब बचेंगे तो उससे जो अटैक है ना उसकी फ्रीक्वेंसी जो मान लीजिए कि साल भर में 5-6 अटैक होते हैं वो धीरे धीरे वो गैप बढ़ता जाएगा, 3 ही होंगे, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, तो जैसे जैसे इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, लेकिन बचना तो होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है आपका। जो भी मतलब वात पित्त कफ है इनका रेगुलेशन हमारे आहार और विहार से ही होता है, तो अगर आप दिन में सो रहे हैं तो शरीर में कफ की वृद्धि होगी, ठीक है, अगर आप रात में ज़्यादा लंबा जग रहे हैं तो शरीर में वात की वृद्धि होगी। तो
तो इसीलिए जो रूटीन जो है ना, जो हमारा मतलब रूटीन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खाने पीने में भी वही चीज़ें हैं, जैसे कि आप दही इत्यादि का सेवन करते हैं तो वो अभिशंति है, वो कफवर्धक होता है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके खान पीन पे। और एक जो है शरीर की प्रकृति भी होती है। शरीर की एक प्रकृति होती है जो वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति का व्यक्ति होता है। एक कारण है कि कुछ लोग कभी कभी ऐसा होता है जब आपको हम बोलेंगे कि भाई देखिए खाने पीने में आप परहेज करें, तो आप कहेंगे सर देखिए ना हम तो 2 ही रोटी खाते हैं, और आपके दिमाग में आपके बगल वाला आएगा कि वो तो 4-4, 5-5 रोटी खाता है और उसको कुछ नहीं होता है, और हम तो 2 ही रोटी खा रहे हैं फिर भी पेट बढ़ रहा है। तो आपका जो है कफज प्रकृति का शरीर है वो बढ़ेगा, इसलिए आपको उनकी अपेक्षा जो है ज़्यादा जो है आपको ध्यान देना होगा। तो आप हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल बॉडी है, आपका किसी दूसरे से कोई कंपेरिजन नहीं है भाई। आपका जब ये थंब इम्प्रेशन अलग है तो आपका हर चीज़ अलग है। ये तो भगवान आपको बता रहे हैं कि आप एकदम अलग हैं। आप किसी से कंपेयर मत कीजिए अपने आप जो है अपने उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट कीजिए। बिल्कुल मीठा खाने से कम बढ़ता है। और यही नहीं, एक बहुत बड़ी भ्रांति है हम सबके बीच में और हम लोग भी उसके शिकार हैं। खाने में सबसे पहले मधुर रस के सेवन का विधान बताया गया है हमारे टेक्स्ट में, ठीक है ना। लेकिन हम जितनी पार्टी में जाते हैं स्वीट डिश सबसे लास्ट में लगा रहता है। तो मैं एक दिन इस पर चिंतन कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि स्वीट डिश सबसे पहले लगा दिया जाए तो शायद बजट ज़्यादा भाग जाएगा, इसलिए जो है सबसे लास्ट में स्वीट डिश लगाया जाता है। तो लेकिन ऐसा है कि पहले मधुर रस का सेवन करना चाहिए, उसके बाद अन्य रसों का सेवन करना चाहिए। अगर मधुर रस का आप सेवन करेंगे तो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन बहुत अच्छे ढंग से होगा। पहले मीठा खाइए, पहले मीठा खाइए, उसके बाद जो है खाना खाइए। तो सर एक प्रश्न है सर मेरा। मेरी बेटी जैसे रोज सुबह उठ रही है, पूरा सर्दी भरा हुआ है, रोज सुबह, कभी कभार नहीं हो रहा है, प्रायः मैं देख रही हूँ। फिर उसको गार्गल रात में भी करवाया जाता है, सुबह भी करवाया जाता है। एज कितनी है? सर अभी 14 साल हो गया। एक हिमालयन ड्रग कंपनी का एक सेप्टिलिन सिरप आता है, ठीक है ना, उसको आप रेगुलर दीजिए। उसको 14 ईयर्स हाँ, उसको आप 1 चम्मच 3 बार जो है रेगुलर दीजिए। सेप्टिलिन 6 मंथ तक उसको रेगुलर दीजिए। और सर हम लोग की जो हम लोग का जो रहता है रोज का रूटीन, तो हम लोग खड़े अधिक बैठते हैं और खड़े होकर पढ़ाते हैं, और बाद में जैसे पैर ऐसे सीधे किए पूरा नस खिंचा जाता है, तो वो उसका कोई उपाय हो सकता है? नहीं, तो सुबह में मतलब आप रेगुलर मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज कुछ है? नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग सीधे नहीं आते हैं, एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है। देखिए वो सब तो करना होगा। हम लोग की स्थिति सोचिए, हम लोग तो 67 में रिटायर होंगे, 67 साल में रिटायर होंगे, तो डॉक्टरों की स्थिति सोचिए कि उनकी क्या स्थिति है, और सब काम करना है। तो देखिए अपने को फिट तो रखना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि हमारे जनरेशन की जब बहुत बड़ी जवाबदेही आ गई है, अब अपना तो देखना ही, अपना बुढ़ापा भी खुद मैनेज करना है, इसलिए कि हैंड की हर जगह कमी है, ये फैक्ट है। किसी के घर में आज हैंड नहीं है, सबको ही जो है अकेला है, और हम जो है एक छोटी इकाई की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत छोटी फैमिली की। अगर ज्वाइंट फैमिली की है तो बहुत ही छोटी है, तो ऐसे में अपने को फिट तो रखना होगा। और एक है फैटी लीवर आजकल बहुत आम हो गया है। सारी जैसे फैटी लीवर या ये सब कुछ नहीं है, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। फैट बढ़ेगा तो सबसे पहले उसके लीवर के ऊपर ही एक अपना चर्बी के ऊपर कोटिंग हो जाती है, तो फैटी लीवर। अब ग्रेड 1, 2, 3 धीरे धीरे बढ़ता जाएगा अगर आप डाइट को रेगुलेट नहीं करेंगे, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है डायरेक्ट। कुछ हम लोग उसको लीवर प्रोटीन देते हैं, जैसे बहुत पॉपुलर ब्रांड है उसका लिपिटू। अदरवाइज हम लोग यहाँ बहुत कुछ और भी है, अपना पाउडर है, डिकॉक्शन है, हम लोग दे सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन उससे और मॉडर्न में भी उसके लिए कोई नहीं, विटामिन ई ही देते हैं। विटामिन ई
ई। तो ये एक अलग बात है, लेकिन उससे उसको बचने का ये तरीका है कि फिर वही एक्सरसाइज और डाइट को कंट्रोल करें। मुझे मेरे पेट में दर्द हो रहा था अप्रैल में, तो जब सब हुआ टेस्ट उसमें निकला सेकेंड वाला 2 है, ग्रेड 2 है। तो दर्द मैंने अभी Leaf-52 खाए, शुरुआत में तो दवाई मिली, उसके बाद Leaf-52 मैंने आरम्भ किया। अब जैसे ही Leaf-52 खत्म होता है 15-20 दिन यदि गैपिंग हो जाए फिर लगने लगता है कि चुभन जैसी होने लगती है। हाँ बिल्कुल मैडम, कितनी जल्दी करें और कंट्रोल ऐसे नहीं होता, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अभी इसका डॉक्टर ने जैसे कहा मॉर्निंग वॉक, सब ब्रिस्क वॉकिंग वो स्टार्ट करिए, अदरवाइज ये कभी ठीक नहीं होगा। जिसका लिपिड एक बार बढ़ जाता है वो हमेशा डॉक्टर बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का आपको दवा खाना है। लाइफ लॉन्ग क्यों खा रही है? क्योंकि आप एक्सरसाइज डाइट कंट्रोल आपका है नहीं, तो उस चीज पर पहले ध्यान दीजिए। आपको नहीं खाना पड़ेगा, नहीं तो Leaf-52 चलाइए, कोई अपना लंबे समय तक ले सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। नो टाइम Leaf-52। जी हाँ, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एज के हिसाब से उसको डिक्रीज होना है, उसमें कमी आनी है। और शरीर की परिभाषा ही दी गई है, प्रतिक्षण शरीरतम इति शरीरम, जिसका प्रतिक्षण नाश होता है उसे ही शरीर कहते हैं। तो इस शरीर को नष्ट होना है, प्रतिक्षण नष्ट होना है। अगर हम लोग जिस एज ग्रुप में हैं, अगर अभी हम लोग अपनी मतलब एंजियोग्राफी कराएं तो ब्लॉकेज मिलेगा, सबको ब्लॉकेज मिलेगा। अभी हम अपने घुटनों का MRI कराएं तो कुछ तो डैमेज मिलेगा, सबको मिलेगा। तो एक सर्टेन एज के बाद जो है ये सब चीज़ें होती हैं। उसी तरह आप अभी अल्ट्रासाउंड कराएं तो फैटी लीवर ग्रेड 1 लगभग सबको मिलेगा। 50+ और मतलब 60 के आसपास जो लोग हैं वो अपना प्रोस्टेट का वो वेट कराएं तो कुछ वेट बढ़ा हुआ मिलेगा। इसको लेके बहुत टेंस नहीं होना है, बहुत स्ट्रेस में नहीं आना है। कुछ मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कुछ मार्केट की भी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि जिसको जहाँ जितनी ऑनेस्टी रखनी चाहिए वो नहीं रख रहा है। बस मैं नहीं मैं सब कुछ कह देना चाहूँगा, तो इसलिए बहुत इसको लेकर टेंस मत, ठीक है ना। जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हमारे यहाँ लिपिड स्टेट वगैरह है, बहुत सारी दवाएँ हैं, हम लोग एकदम ठीक रखते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वॉक तो करना होगा। मेरी एज करीब 55-56 हो रही है और मैं शाखा मैदान का 10 चक्कर लगाता हूँ और मेरे से 10 साल नीचे वाले एज के जो लोग हैं मेरा साथ नहीं दे पाते, वो बैठ जाते हैं नहीं आपके साथ हम नहीं चलेंगे। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी बात ये है कि एक्सरसाइज करते हुए उतना ही करें जितने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना करें कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई हैं, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में भी यही कहा गया कि आप उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा योग प्राणायाम करना बहुत ही अच्छा है। और योग कुछ भी करे या ना करे, योग का मतलब ये होता है टू ऐड समथिंग। अगर आप कुछ योग करेंगे तो कुछ ना कुछ आपसे जुड़ेगा, ये है। और मेंटल हेल्थ आज के डेट में सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है उसे WHO भी आज मान रहा है। और उसमें कहा गया है कि समदोष समग्निश्च शम धातु मन क्रिया प्रचन्न आत्मा इंद्रिया मना स्वास्थ्य की विधि है। आपकी जब आत्मा इंद्रिय और मन की प्रसन्नता की जो स्थिति है वही स्वास्थ्य है, और ये हमेशा नहीं होता। आप देखिए, आप किसी अधिकारी के पास जाइए किसी प्रॉब्लम को लेके, अगर वो स्वस्थ नहीं है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो स्वस्थ नहीं है, मतलब प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मना नहीं है, तो वो डांट के बाहर है, चल गया। लेकिन आप दूसरे दिन उसी काम को लेके जाते हैं और वो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन और आत्मा से अगर प्रसन्न है तो बैठा के आपका काम भी करेगा और चाय भी पिलाएगा। आपको बात समझ में नहीं आएगी कि वो क्या था, तो कुछ नहीं हो रहा है, वो उस समय स्वस्थ है। एक्चुअली स्वस्थ की वही परिभाषा है, और इसके लिए योग और प्राणायाम जरूरी है। बिना इसके हम जो है मेंटल स्ट्रेस को, देखिए एक चीज है, फ्रस्ट्रेशन इज एवरीवेयर। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ फ्रस्ट्रेशन नहीं है। इवन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है, जो टॉप रैंकर है, वो भी फ्रस्ट्रेशन में। तो इसको काउंटर करने के लिए आपको योग और प्राणायाम के शरण में आना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और एक और मैं मतलब इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि आपके स्कूल की कोई समस्या है
तो इसका निदान कौन करेगा? आप करेंगे ना, बाहर का कोई व्यक्ति आके नहीं करेगा। तो आयुर्वेद हमारे देश की पैथी है ना, तो यहाँ की जो समस्या है, यहाँ का जो ये रोग वाली जो समस्या है, उसका निदान और उसका मैनेजमेंट जितना बढ़िया आयुर्वेद से किया जा सकता है उतना दूसरी पैथी से नहीं किया जाता है। इसलिए इसको भी आप अप्रोच कीजिए और जहाँ जिस पैथी की जरूरत हो निश्चित रूप से आप जाइए, जो भी बेस्ट है वो आपको मिलना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप लोगों का यहाँ पे आया, आपको मूल समय दिए, एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल माय टीचर्स आल्सो, एंड ऑल ऑफ यू आर मोस्टली लुकिंग एट योर वॉच 2:30 इज ऑलरेडी देयर। तो हम तो देख रहे थे कि आई वाज लुकिंग टुवर्ड्स द सिंपैथी ऑफ माय टीचर्स, नॉट द इमेज ऑफ द पैथी। बोलना बोल माइक दे दो माइक। हेलो, सबसे पहले तो मैं सभी गुरुजन को प्रणाम कहना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को अभी पता नहीं होगा, मैं सर का स्टूडेंट हूँ। जब सर DSB कॉलेज पटना में हमारे क्लास टीचर थे, तो एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँ। अभी मैं राजकीय आयुर्वेद कॉलेज कदपुआ में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो ये गर्व की बात है कि मैं DAV से निकला हुआ और अभी आयुर्वेद प्रिफर रहा हूँ, जिसका प्रचार प्रसार खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो एक किस्सा मैं सुनाने जा रहा था कि जब मैं पहला दिन एडमिशन लिया था सर के, तो सबसे पहले डांट खाने वाला जो स्टूडेंट था मैं ही था। और सर जब क्लास ले रहे थे तो मैं पीछे बैठा हुआ था, तो सर को याद नहीं होगा, पर सर हमको डांटे थे एकदम, मतलब जो लेवल था ना, जो सबसे खराब से थोड़ा सा कम था, सर को याद नहीं होगा। तो हम एक्सप्लेन करने की कहें, सर पहला दिन है तो बस हम अपने दोस्तों से जान पहचान करें। सर ने बोला ये जान पहचान करने का समय मिल जाएगा, बाद में मिलेगा, मतलब और जब स्कूल का दिन गुजरेगा। अभी उसमें से 1-2 बच्चे ही मुझे जानते हैं, और जिससे मैं बात करा तो वो तो मुझे भूल ही गया है, लेकिन सर मुझे आज तक नहीं भूले हैं। और एक और चीज़ था, सर ने कहा था मॉनिटर कौन बनेगा। सर को याद होगा कि मैं ही मॉनिटर था सर की क्लास का। तो कोई हाथ नहीं उठाया, मैंने हाथ उठाया क्योंकि मैं नटखट बच्चा भी था। सब लोग हंसने लगे। तो सर ने मुझे पहली बार अप्रिशिएट किया कि एक लड़का है, कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है कुछ बदलाव करने का। तो मैंने बस ये इंसिडेंट सर के रिस्पेक्ट में कहा। थैंक यू सर, एक मौका देने के लिए हम लोगों को। आगे चल के नेता बनेगा।